डॉक्टर आशीष, एक बात और बताइए, लाइक जो पाइन फॉरेस्ट है यहाँ उत्तराखंड में, मैंने देखा था कि पाइन फॉरेस्ट लगभग 16 से 18% ही है केवल। और पाइन फॉरेस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पे जो सर, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो? मेरा संदेश तो ये है कि कम से कम में जो रिसोर्सेज उनको कम से कम यूज़ करें, कम से कम में रहने की कोशिश करें। सर, लाइक आपका पिछले 19 ईयर्स से फॉरेस्ट कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एसोसिएशन है और रिसर्च के फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं। और जो हमारा उत्तराखंड है वो नेचुरल रिसोर्स, एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उस बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। रिसर्च बता रही है कि किस तरह से प्रजातियां विलुप्त होने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, कार्बन फुटप्रिंट टेक्निकल टर्म नहीं रहे हैं। हर बच्चा जानता है क्योंकि उसे करिकुलम में पढ़ाया जाता है। एडल्ट जानता है क्योंकि उसके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है। एल्डरली पीपल जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में मौसम के बदलते हुए रूप देखे हैं। लेकिन अगर व्यक्तिगत रूप से पूछा जाए कि आपका क्या योगदान रहा पर्यावरण संरक्षण में, तो शायद आप थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे। आज इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ वानिकी विभाग के सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर आशीष और डॉक्टर यशवंत सिंह रावत, जिन्हें 20 से 40 साल का पर्यावरण पर शोध का तजुर्बा है। रिसर्च बता रही है कि किस तरह से प्रजातियां विलुप्त होने की प्रक्रिया से गुजर रही हैं। उस पीड़ा को समझने की कोशिश करिए। सोचिए, क्यों जंगली जानवर जंगलों को छोड़कर बस्ती की ओर आ रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी आवश्यकताओं को जरूरतों से ज़्यादा बढ़ा लिया है। नेचुरल रिसोर्सेज का बेतरतीब तरीके से दोहन हो रहा है। एक बार विश्लेषण करिए, इस आगे बढ़ने की दौड़ में हम नेचर को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। जब जल नहीं होगा, जंगल नहीं होंगे, तो जलवायु शब्द अर्थहीन हो जाएगा और जीवन दुश्वार होगा। तो चलिए सुनते हैं रिसर्च क्या कहती है। गुड आफ्टरनून डॉक्टर आशीष। गुड आफ्टरनून मैम। सर, लाइक आपका पिछले 19 ईयर्स से कुमाऊं यूनिवर्सिटी के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एसोसिएशन है और रिसर्च के फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं। और जो हमारा उत्तराखंड है वो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में काफ़ी रिच है। तो अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो आपका क्या कहना है इस बारे में? मैम देखिए, फॉरेस्ट डेफिनेटली हमारा बहुत रिच है। वी आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी। और अगर हम ओवरऑल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं उत्तराखंड की, तो इट हैज़ बीन इंक्रीजिंग। फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ रहा है और द कंडीशन ऑफ द फॉरेस्ट जो 44 to 45% फॉरेस्ट है, उसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी लेटली हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया जो ट्री लाइन एरियाज पे आधारित था। जो आपका टिम्बर लाइन होती है, उसमें हम लोगों ने अभी एक 5 ईयर प्रोजेक्ट फिनिश किया है। और जो एक जनरल परसेप्शन उसके आधार पर आता है, तो हम देख रहे हैं कि एक तो स्पीसीज का अपवर्ड मार्च हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हमारी जो स्पीसीज है वो धीरे धीरे करके अपने नेचुरल जोन से बाहर आके ऊपर की तरफ मार्च कर रही है। दूसरा, अगर आप देखें तो फिनोलॉजिकल चेंजेस बहुत आ रहे हैं। हम सभी लोग अखबारों में और न्यूज चैनल्स में देखते हैं कि रोडोडेंड्रॉन जो है वो अर्ली फ्लावर कर रहा है और जल्दी फ्लावर करने लगा है। और इसके लिए जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस हैं, जो क्लाइमेटिक इरेगुलरिटीज हैं, इसकी वजह से ये फ्लावरिंग अर्ली हो रही है। अब इसके जो रिपरकशंस होंगे उसके बारे में अगर हम लोग सोचें, तो अगर वो फ्लावर जल्दी कर रहा है तो हो सकता है उसमें प्रॉपर पॉलिनेशन ना हो और जो सीड फॉर्मेशन हो वो सीड वायबल ना रहे। और ऐसा भी हो सकता है कि सीड अर्ली फॉर्म हो जाए, वायबल हो लेकिन अर्ली फॉर्म हो जाए और वो अपना
जो जर्मिनेशन का टाइम है जो मॉनसून के साथ सिंक्रोनाइज होता है उससे पहले ही उनकी अवेलेबिलिटी समाप्त हो जाए। तो धीरे धीरे करके ऐसी कई स्पीसीज हैं, बहुत सारी स्पीसीज हैं। साल शोरिया रोबस्टा जो लोअर एल्टीट्यूड्स में है, दैट इज एन एग्जांपल कि इट्स गॉट अ शॉर्ट सीड वायबिलिटी। इसकी जो वायबिलिटी है वो 9 से 10 दिन के करीब की है साल की। अगर हमारा मॉनसून डिले हो जाता है या इसके सीड जल्दी मैच्योर हो जाते हैं या वायबल हो जाते हैं तो धीरे आने वाले समय में इन स्पीसीज का रिजेनरेशन प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। उसी तरह हमारा जो क्वेरकस सेमीकार्पिफोलिया है इसकी भी 10 to 14 डेज की वायबिलिटी है, अगेन द सेम प्रॉब्लम। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पीसीज है चूरा, जिसे हम डिप्लोग्नामा ब्यूटेरेसी कहते हैं। ये सेपोटेसी फैमिली का है और इससे एडिबल ऑयल निकलता है। इसकी भी जो सिंक्रोनाइजेशन है, वायबिलिटी सीड्स की शॉर्ट है, 14 डेज के करीब है, लेकिन ये भी अपना जो जर्मिनेशन है सिंक्रोनाइज करता है सीड्स का विद द ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। Any change or any perceptible change in the timing of the monsoon is going to affect the regeneration of these species definitely. सर बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बताया कि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से सीड्स की वायबिलिटी में और जो सिंक्रोनाइजेशन है उसका जर्मिनेशन का विद रेस्पेक्ट टू द रेनी सीजन, इस पे काफ़ी मतलब एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है। तो आने वाले टाइम में ये तो एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। डॉक्टर आशीष, एक बात और बताइए, लाइक जो पाइन फॉरेस्ट है यहाँ उत्तराखंड में, मैंने देखा था कि पाइन फॉरेस्ट लगभग 16 से 18% ही है केवल। और पाइन फॉरेस्ट जहाँ पर होता है वहाँ पे जो ग्राउंड वेजिटेशन है जनरली वो ग्रो नहीं करती है, बिकॉज जो लैंड है वो काफ़ी, उसकी जो मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो कम होती है। तो हम ये माने कि क्या पाइन फॉरेस्ट उत्तराखंड के लिए सूटेबल नहीं है, या ये और जो हमारी स्पीसीज हैं उनको ग्रो करने में इसका मतलब कुछ ऐसा रोल है, नेगेटिव रोल है? देखिए मैम, मैं इसमें थोड़ा सा आपसे बात करना चाहूँगा। शायद सबसे ज़्यादा जो ग्रास हमें मिलती है इमीडिएटली आफ्टर द मॉनसून वो चीर पाइन के जंगल से ही मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि नथिंग ग्रोज अंडर द चीर पाइन फॉरेस्ट। द प्रॉब्लम है कि उतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी नहीं होती जितनी बांज के जंगल में होती है। और दूसरा, जिसकी जो पाइन नीडल्स होती हैं ये सॉइल को जब डिकम्पोज करती हैं तो एसिडिक कर देती हैं। ये स्लाइटली एसिडिक सॉइल को कर देती हैं, इसका जो pH है वो स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। तो इस कारण से भी थोड़ा बायोडाइवर्सिटी कम होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करें ओक्स के साथ, हम अपने बांज के जंगलों के साथ, तो डेफिनेटली चीर पाइन में बायोडाइवर्सिटी कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ उगता नहीं है। कोई एलोपैथिक इफेक्ट नहीं है इसका। ऐसा नहीं है कि डजंट अलाउ एनीथिंग टू ग्रो अंडरनीथ इट। बहुत सारी स्पीसीज हमें मिलती है, बस ये है कि डाइवर्सिटी कम है हमारी स्पीसीज। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ पे मतलब जो वाटर है, जो अंडरग्राउंड वाटर है, वो कम रहता है। देखिए मैम, इस पर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं हुई हैं, और हम जब भी वाटर की बात करते हैं तो वी शुड नॉट रिलेटेड विद फॉरेस्ट अलोन। हमें ब्रॉड लीव्ड एंड कॉनिफर्स में फर्क तो समझने ही पड़ेगा। और जो आपके स्प्रिंग्स हैं, जो आपका पानी के स्रोत हैं जो निकलते हैं, ये स्ट्रीम्स निकलती हैं, ये ज्यादा डिपेंड करती हैं आपके रॉक टाइप्स पर। ये आपके जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस पर ज्यादा निर्भर करती हैं। और इनका जो फॉरेस्ट का रोल है ये रिलेटिवली लेस है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट का रोल नहीं है। आपका ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट है, आपका बांज का जंगल है, वो ज्यादा पानी को उसकी जो रूट सिस्टम है वो भी बहुत डीप है, तो वो पानी को ज्यादा इन्फिल्ट्रेट या पर्कुलेट करने में मदद करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इट इज ओनली द फॉरेस्ट। It is the forest, the leaf types, the ground vegetation, the rock types, the root types, जो सब कुछ जिस पर निर्भर करेगा कि कितना ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेन वाटर का हमारे फॉरेस्ट में या जो रॉक्स हैं उसमें हो रहा है। सर, आपको लगता है कि हम जैसे अभी मोनोकल्चर पाइन दिखता है, जनरली दिखता है, जहाँ है पाइन ही पाइन है, क्या हम इसको मिक्स्ड फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर, रिप्लेस कर सकते हैं? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मैम कि अगर हम
कुछ इंटरवेंशंस करके इसको मिक्स कर दें तो मुझे लग रहा है इसमें बायोडाइवर्सिटी भी बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो ये एक इंटरवेंशन मुझे लगता है हो सकता है, करा जा सकता है, और कुछ इस तरह की के प्रपोजल्स डाले भी जा रहे हैं फंडिंग एजेंसीज को कि रिप्लेस करें हम, या तो रिप्लेस कर दें चीड़ को विद अ बांध, या हम मिक्स्ड फॉरेस्ट बनाने का प्रयत्न करें बाय माइक्रोराइजल इनोकुलेशन या सॉइल को भी थोड़ा इम्प्रूव करके। तो इस तरह की बातें काफी चल रही हैं। सर, उत्तराखंड में फॉरेस्ट से रिलेटेड क्या इस समय ज्वलंत समस्याएं क्या हैं? मैम देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो सब फॉरेस्ट फायर्स हैं, और फॉरेस्ट फायर्स अगर हम देखें तो दे आर मोर रिलेटेड विद द क्लाइमेट एंड द वेदर कंडीशंस ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। आग, मैं आपको एक सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूं कि 95% ऑफ द फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं वो मैन मेड होती हैं। नेचुरल फायर्स ना के बराबर होती हैं, कम से कम इंडिया में। तो इसमें जो आप फॉरेस्ट फायर्स की बात करें, ये कुछ ईयर्स होते हैं जब फॉरेस्ट फायर्स मिनिमम होती हैं, बहुत कम लगती हैं। वो अगर आप ईयर्स देखें तो उनमें फॉरेस्ट में ह्यूमिडिटी होती है, बीच बीच में बारिश होती रहती है, हमारी जंगल में आग नहीं लगती। लेकिन ये ईयर, जैसे इट्स अ ड्राई ईयर और द टेम्परेचर्स हैव रिजन अ लॉट इन अप्रैल इटसेल्फ, फॉरेस्ट फायर्स की रिपोर्ट्स ज्यादा आ रही हैं। आग जो है लगने के लिए हम जनरली देखते हैं कि चीड़ पाइन फॉरेस्ट में आग लगती है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो उसकी नीडल्स हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे आती हैं, दे डिकम्पोज इन अप्रोक्सीमेटली 2 years। इनका डिकम्पोजिशन रेट स्लो है, तो ये अक्यूमुलेट होती जाती हैं, और ये इसे हम फ्यूल लोड कहते हैं। और जब फ्यूल लोड ज्यादा बढ़ जाता है तो कोई भी एक छोटी सी चिंगारी या कोई भी गलती जंगल में एक बड़ी आग के रूप में फैल जाती है। सर, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जब हमें ये पता है कि इसकी वजह क्या है, फॉरेस्ट फायर की वजह क्या है, सो इसका मतलब तो ये है कि अगर हम पिरूल को, इस पाइन नीडल्स को अगर हम रिमूव कर दें, जो हमारा हाई रिस्क जोन है जहाँ पे फायर होने के ज़्यादा चांसेज हैं, उसको अगर रिमूव कर दें तो हमारी फॉरेस्ट फायर के जो इंसिडेंट्स हैं वो कम हो सकते हैं। बिल्कुल मैडम, और इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनिशिएटिव ले रहा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिरूल खरीदने का एक प्रोजेक्ट शुरू करा है, और पिरूल को रिमूव करना और उससे ब्रिकेट्स बनाना और अन्य कार्यों में उसका प्रयोग करना, इस तरह की काम किया जा रहा है। सर, एक चीज और बताइए, आप तो यूनिवर्सिटी से एसोसिएटेड हैं, आपका कितना कोऑर्डिनेशन रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ? हम लोग का कोऑर्डिनेशन रहता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ, काफी हद तक हम लोग कोऑर्डिनेट करते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। डॉक्टर आशीष, आप कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में क्या कहेंगे? कितना इन्वॉल्व रहती है कम्युनिटी? पहले ऐसा था कि जो गांव होते थे उनका अपने जंगलों से एक विशेष लगाव होता था, क्या अब भी वो देखने को मिलता है? देखिए मैम, कम्युनिटी के साथ थोड़ा बहुत हम लोगों ने काम किया है, और मुझे लगता है कि वो लगाव है। जैसे आपके उत्तराखंड में वन पंचायत है, जो वन पंचायत है वहां पर लोगों को द फीलिंग ऑफ ओनरशिप इज स्टिल देयर। उनको लगता है कि ये हमारा जंगल है। तो अगर इस तरह के जंगलों में या जो कम्युनिटी मैनेज फॉरेस्ट हैं, इनको हम देखें तो इनमें फायर इंसिडेंट्स बहुत कम होते हैं, या कम ही हम कहना चाहिए, ना के बराबर होते हैं। तो इससे बहुत क्लियर इंडिकेशन जाता है कि जो लोगों का लगाव है, तो फीलिंग कि हमारा जंगल है, वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, और लोग काफी आगे आते हैं इन कार्यों के लिए, आग बुझाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का सहयोग करते हैं। तो जैसे मेरी कल अल्मोड़ा के जो फॉरेस्ट्री के हेड हैं उनसे बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि हमारे तो स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व हैं इस काम में, हमारे स्टूडेंट्स भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं। तो मेरे को लगता है कि कम्युनिटी डेफिनेटली इन्वॉल्व रहती है, और फॉरेस्ट की फायर्स को बुझाने में। सर, आपने स्टूडेंट की बात की, तो आपके अंडर में काफ़ी बच्चे पीएचडी कर रहे होंगे, तो किस
तरीके के टॉपिक्स आप प्रेफर करते हैं कि आपके बच्चे स्टडी करें? मैम हमेशा जब भी आप कोई बच्चे को थीसिस या पीएचडी का काम देते हैं तो पहले तो आपका स्पेशलाइजेशन खुद का उस एरिया में होना चाहिए, तभी हम बच्चे को अच्छे से गाइड कर पाते हैं। तो मेरे स्टूडेंट्स जनरली जो इको फिजियोलॉजिकल वर्क है, फॉरेस्ट सीड्स का काम है, फॉरेस्ट फायर्स का काम है, और कार्बन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय द फॉरेस्ट, इन एरियाज में ज्यादा काम करते हैं। सर ग्लोबल वार्मिंग पे क्या कहेंगे आप? मैम आई थिंक देयर इज अ वेरी क्लियर इंडिकेशन दैट द टेम्परेचर्स आर राइजिंग एंड इसके सबूत हैं ही। आप देखिए कि अगर हम वर्ल्ड लिटरेचर में भी देखें तो हालांकि द टेम्परेचर राइज ओनली ऑफ 0.74 डिग्रीज, वो कहते हैं अभी तक टेम्परेचर 1 डिग्री भी पूरा रेज नहीं किया है, लेकिन अगर आप आईपीसीसी के रिपोर्ट्स देखें तो द टेम्परेचर्स आर गोइंग टू राइज, और उसका सबसे ज्यादा इफेक्ट हमारे हिमालयन रीजन में है। सर 40 साल का एक फील्ड में एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, तो आपको क्या लगता है कि कुछ इस तरीके का आपने कोई शोध कार्य किया है जिस पे आपको लगता है कि वो अपने आप में नया है और उसको आगे को बढ़ावा मिलना चाहिए? देखिए, हमने एक पेपर छापा था, नेचर, जो यूके से छपता है, जो दुनिया का नंबर 1 जर्नल है, जिसमें हमने बताया था कि हिमालय में जो ओक स्पीसीज गायब हो रही है और पाइन बहुत तेज़ी से फैल रहा है, और ओक के एरिया में, ओक के क्षेत्र में भी आ रहा है। इसमें होता है जब पाइन चीड़ के सीडलिंग ओक के क्षेत्र में आ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे ओक के सीडलिंग्स गायब होने लगते हैं, क्योंकि उनको पोषक तत्व तो बहुत ज़्यादा चाहिए, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस, एनपीके। तो ये पाइन का ही करेक्टर है, ये इसको कम कर देता है मिट्टी में, धीरे धीरे कम करता है, और बाद में ये स्टेज आ जाती है कि सीडलिंग्स ऑफ ओक के सीडलिंग्स सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एक बार अगर चीड़ पाइन जोन में आ गया तो दोबारा जो है वहाँ पर ओक नहीं आ सकता, नहीं आएगा कभी। ये उसमें सोच में दिया है, पूरा साइंस दिया है इसके बारे में कि उसका जो नाइट्रोजन चक्र है कैसे बदलता है मिट्टी में, जो ओक में नेचुरल होता है वो चेंज हो जाता है, ये पाइन उसको चेंज कर देता है, न्यूट्रिएंट की, पोषक तत्वों की कमी कर देता है, तो वो वापस नहीं आ सकता है। पर्यावरण बचाने के लिए एक और तरीका है, उसमें है मेजरमेंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट इसको कहते हैं, ये दुनिया में सभी हर देश में हम जानते हैं। इसमें होता है एक इंडिविजुअल, जैसे एक व्यक्ति है वो, उससे भी कार्बन एमिशन होता है, एक संस्था है वहाँ से भी होता है, एक शहर है उससे भी होता है। तो इसके लिए पहला जो स्टेप है उसमें हमको कार्बन फुटप्रिंट मेजरमेंट करना चाहिए। मीन्स एक व्यक्ति से कितना एमिशन एक साल में हो रहा है कार्बन का, एक संस्था से कितना हो रहा है, एक शहर से कितना हो रहा है। तो अगर वो, इसमें क्या होता है, कार्बन न्यूट्रल होने चाहिए। न्यूट्रल को कहते हैं कि जितना कार्बन एटमॉस्फेयर से आता है धरती में, ठीक है, तो वो इमिशन भी उतने बराबर होने चाहिए। कार्बन का इमिशन माना 20 kg है तो उसका मिटिगेशन जंगल बढ़ाने से बराबर हो जाएगा, उसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। जितना एटमॉस्फेयर में हम इमिशन कर रहे हैं और कितना वहाँ से एटमॉस्फेयर से सिस्टम में ले रहे हैं, तो वैल्यू बराबर होनी चाहिए, इसको कहते हैं कार्बन न्यूट्रल। अगर वैल्यू बराबर नहीं है तो क्या किया जा सकता है? उसके लिए क्या है कि तो उसको जो कार्बन फुटप्रिंट साइज है उसको रिड्यूस करना कर सकते हैं हम लोग। अपनी जो हमारी एक्टिविटीज़ है, जिन एक्टिविटीज़ से हम ये बढ़ रहा है कार्बन, उन एक्टिविटीज़ को कम करना पड़ेगा। जैसे पहले कोई लैंड, बैरन लैंड है तो वहाँ पर प्लांटेशन कर दीजिए, और जैसे हम 10 स्वेटर पहनते हैं तो 10 शर्ट पहनते हैं, सूट पहनते हैं, तो उसको हम दो ही पहने मिनिमम में रहे, क्योंकि जब हम ज़्यादा कपड़े पहनेंगे तो उसी के लिए इंडस्ट्री लगती है। तो हमें ये करना है, जैसे हमारे पहले वाली जनरेशन कम से कम में रहती थी, कम से कम कपड़े होते थे, तो उससे जो है इंडस्ट्रीज कम होंगी, और इंडस्ट्री से ही इमिशन होता है कार्बन का। तो ये एक तरीका है कि उसको कम, धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो आजकल हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हमें लिमिट में रखना चाहिए, सो दैट कि रिसोर्सेज, मतलब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी कम यूज़ हो नेचर से, और उनको बनने में कार्बन इमिशन भी कम हो।
वैसे एक व्यक्ति से द्वारा इंडिया में जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 4 से 6 टन होता है पर एक व्यक्ति से इमिशन। हालांकि यूएस अमेरिका में 15 से 20 टन होता है, लेकिन इसको भी हमें कम करना चाहिए। इंडिया में भी अपनी वो एक्टिविटीज कम करें। जैसे हल्द्वानी से आते हैं माना फॉर एग्जाम्पल, तो कोशिश करेंगे एक टैक्सी में 4 लोग आए, एक बार कोशिश करें बस में आए, तो अगर 4 लोग टैक्सी में आएंगे तो 4 गुना कार्बन कम कर दिया आपने। पैदल आप एक मील चलिए, उसमें 0.5 किलोग्राम कार्बन बचा दिया आपने। टैक्सी से आते तो उतना इमिशन होता। तो आप हमें मिनिमम में रहना चाहिए, और वो हमारे हेल्थ के लिए भी अच्छा है, और उसमें पैसे की बचत भी होती है। घर में है जैसे एसी तभी चलाइए जब यूज़ होता है, यूज़ आपको ज़रूरत है उतनी ही जलाइए। बल्ब्स उतने ही जलाइए जितना ज़रूरत है, हर कमरे में जलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर आप बैठते हैं वहाँ जलाइए, उससे भी कार्बन इमिशन होता है। तो ऐसी अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज़। फूड जो है कोशिश करिए अपनी कंट्री का आप यूज़ करिए। फल है, सब्जियाँ हैं, दालें हैं, क्योंकि उसके लिए ट्रांसपोर्ट बाई एयर आता है, तो उसमें पेट्रोल यूज़ होता है, डीजल यूज़ होता है, वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसे करके हर आदमी, जब हर व्यक्ति एनवायरनमेंट के बारे में सोचेगा, प्रयास करेगा, तो निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी, और आने वाली जनरेशन भी अगर फॉलो करेगी धीरे धीरे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचा सकते हैं। बचाना हम ही नहीं है। अदरवाइज जिस दिन टेम्परेचर, ये ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है करीब 16-17 डिग्री, जिस दिन ये 22, 23, 24 हो जाएगा, उस दिन ये जो ग्लोब चलेगा, आग का गोला होगा। तो और कोई हमारे पास इसका डुप्लीकेट नहीं है, अर्थ कोई है और दूसरा नहीं है हमारे पास, इसी में रहना है। तो इसको अगर बचाना है तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आने वाले 1000-2000 साल में ये कोलैप्स कर जाए अर्थ। नैनीताल टाउन की सराउंडिंग के लश ग्रीन फॉरेस्ट, जहाँ पर कार्बन फुटप्रिंट मेजर किया गया, और ये पाया गया कि कार्बन इमिशन रेट और कार्बन मिटिगेशन रेट दोनों इक्वल है। सर, आप पिछले 40 साल से कुमाऊं में रहे हैं, और यहीं आपका टोटल जो भी जॉब वगैरह है सब कुछ यहाँ हुआ है, और अदरवाइज जो आपका नेटिव प्लेस है वो गढ़वाल में है। तो इसका मतलब यह है कि आप वहाँ की और यहाँ की पर्यावरण से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। क्या डिफरेंस आपको लगता है? सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर ये है, जैसे वो भागीरथी नदी है और यमुना है, तो ब्रिटिश पीरियड में क्या वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन काफ़ी किया गया। अच्छा। क्योंकि वो नदी के थ्रू और लकड़ियाँ या जो टिम्बर होता था उसको सप्लाई, और फिर वो नीचे आता था, ऋषिकेश इधर पहुँच जाता था। यहाँ पर थोड़ा नदियाँ का उस तरह का एक्टिविटी कम था, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि वहाँ पर जो फॉरेस्ट कम है, फॉरेस्ट एरिया। हालांकि अब धीरे धीरे उसको फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो पहले ब्रिटिश पीरियड में हो समय, तो वहाँ पर फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा हो जाए एज़ कम्पेयर टू गढ़वाल। दूसरा है कि मैंने देखा वहाँ स्टीप स्लोप ज़्यादा है। स्टीप स्लोप टेहरी जाएंगे तो करीब करीब काफ़ी एरिया बैरन है। चमोली में भी जो काफ़ी एरिया बैरन है, और यहाँ पर इतना मॉडरेट स्लोप्स हैं, तो बायोडाइवर्सिटी रिच मुझे लगता है कि ज़्यादा है। वो फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट है। ब्रिटिश पीरियड में वहाँ बड़ा लॉस ऑफ फॉरेस्ट है। सर, एक बात और बताइए, ये जो ऑल वेदर रोड या जो ये हाईवेज वगैरह बन रहे हैं, तीर्थ स्थान होने की वजह से ये गढ़वाल में ही ज़्यादा इस तरीके से कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो ये पर्यावरण को किस हद तक इम्पैक्ट करता है? इम्पैक्ट करेगा अगर उसमें वेजिटेशन प्लांटेशन नहीं करेंगे और खाली सड़क बनाएंगे, और उसके दोनों तरफ जितना लॉस हुआ फॉरेस्ट को, जितना डिफॉरेस्टेशन, अगर वो प्लांटेशन नहीं करेंगे, प्लांटेशन वो जिस एल्टीट्यूड में जो ट्रीज होते हैं वो लगाए जाएँ वहाँ पर। जैसे ओक जोन में होता है तो ओक के ट्रीज लगाए जाए, ब्रॉड लीफ चौड़ी पत्ती वाले पेड़ लगाए जाए, फुट हिल में है तो साल लगाए जाए। जितना फॉरेस्ट का कटिंग हुआ उससे ज़्यादा ही पेड़ लगाने पड़ेंगे, तब वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बचेगा। अदरवाइज फिर वो इमिशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और फिर लैंडस्लाइड के भी चांसेस है, क्योंकि ये रोड को बनाने में उसके बाद स्टेबल होने में टाइम लगता है। रोड की जो कटिंग करते हैं तो वहाँ भी ग्रासेस लगाएंगे, वो अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होगा तो तब उसमें बहुत टाइम लगेगा तो उसको रिकवरी करने में।
डिग्रेडेड लैंड को रिकवरी करने के लिए वेजिटेशन लगाना बहुत आवश्यक है। एक बात और बताइए कि जो हम अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या एनजीओज या आपके गांव वाले कोई भी अगर ट्री की प्लांटेशन करते हैं तो उसके सरवाइव करने का कितना प्रोबेबिलिटी होती है? सर्वाइव उसका केयर करना बहुत जरूरी है। आपने पेड़ लगा दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया, उसको बार बार वॉच करना पड़ेगा। लगाना तो आसान, लेकिन उसको जिंदा रखना बड़ा इम्पोर्टेंट है ना। तो अगर उसमें 100 पेड़ लगे, 80% भी आप उसको केयर करेंगे तो सीडलिंग सैपलिंग बदलेंगे, फिर पेड़ बड़े पेड़ में बदलेंगे। तो वो केयर करना रेगुलर, ये बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। इस पर ध्यान देना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इनिशियली कितने टाइम तक ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है? आपको 20-25 साल का तो करने, जब तक वो छोटे नन्हे पौधे थोड़ा बड़े नहीं हुए, स्टेबल नहीं हुए, तब तक ध्यान देने की जरूरत। सर, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि ग्लोबल वार्मिंग कम हो? मेरा संदेश तो यही है कि कम से कम में जो रिसोर्सेज हैं उनको कम से कम यूज़ करें, कम से कम में रहने की कोशिश करें, और हर आदमी प्रयास करे इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। जो एक्टिविटीज़ हैं इसको फॉलो करें, प्लांटेशन करें, कम से कम वस्त्र पहने, पैदल चलने की कोशिश करें, कार्बन पूल मतलब बस में चलने की कोशिश करिए, एक टैक्सी में 4 लोग आएँ। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। इसको आप थ्रू नेट में जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएंगी बातें, तो उसको फॉलो करिए। नेट में जाइए, कैसे बचाना है ये तो मैंने बातें बताई, और बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो निश्चित रूप से हम धरती को बचा सकते हैं आने वाले, क्योंकि ये धरती जो है आने वाले जनरेशन हमें माफ़ नहीं करेगी। अगर हम इसको ऐसी बचाएंगे नहीं तो वो जनरेशन कभी माफ़ नहीं करेंगे। उनको इस स्टेज में धरती हम देंगे तो वो बच्चे कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसको हमें बचाना है, जिससे आने वाली जनरेशन भी सर्वाइव करे, प्लेनेट भी सर्वाइव करे। और इसको सीरियसली हर व्यक्ति को इसको फॉलो करने की ज़रूरत है। हमें अपने एक्शंस में परिवर्तन लाना होगा। मैं एक कविता की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगी, उन पंक्तियों की सार्थकता को सिद्ध करना होगा। एक बीज था गया बहुत ही गहराई में बोया, उस बीज के अंतर में था नन्हा पौधा सोया। उस पौधे को मंद पवन ने आकर पास जगाया, नन्ही नन्ही बूंदों ने फिर उस पर जल बरसाया। सूरज बोला प्यारे पौधे निंद्रा दूर भगाओ, अलसाई आंखें खोलो तुम, उठकर बाहर आओ। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच के साथ, एक नई खोज के साथ, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।